नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा। जो कंप्यूटर सीरीज़ शुरू की थी, उसका दूसरा लेक्चर आज आपके सामने लेके आया हूँ। कुछ फैमिली में हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे दोस्तों, जिस वजह से बीच में वीडियोस नहीं बना पाया था, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो समय को बचाते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। पहला और दूसरा चैप्टर हमने लेक्चर 1 में कवर किया था। आज लेक्चर 2 में चैप्टर 3 और 4 को कवर करेंगे। मैं आपको समझाते हुए चलूँगा चीज़ें, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और फिर आप पॉज़ करके नोट्स बताते हुए चलना प्रॉपर। किसी को भी अगर पीडीएफ चाहिए हो इसकी, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब जो कंप्यूटर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, एक तो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं दोस्तों, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे चलती है? जैसे ये लाइन है, तो फ्रीक्वेंसी कई बार हाई होगी और कई बार लो होगी, इस तरीके से चलती है। तो आपने पहले टाइम पे देखा होगा, जब रेडियो से हम गाने सुनते थे, तो कई बार जब हवा तेज़ चलती थी तो आवाज़ बहुत तेज़ आती थी, और कई बार आवाज़ जो है बहुत कम आती थी। वो आपके एनालॉग सिग्नल होते थे, फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते थे। तो जो एनालॉग कंप्यूटर है इसी के ऊपर काम करते थे, और ऑब्वियसली बेसिकली मेजरमेंट, मापन के लिए यूज़ किए जाते थे। दूसरे जो कंप्यूटर हैं वो हैं दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों केवल ज़ीरो और वन, इन दो सिग्नल्स को समझता है। ज़ीरो का मतलब लो एंड वन का मतलब हाई, और इन्हीं को बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। और जो डिजिटल कंप्यूटर्स है दोस्तों, बेसिकली कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब दोस्तों, अगर हमें दोनों काम करने हो, मेजरमेंट भी और कैलकुलेशन भी, तो क्या करेंगे? तो दोस्तों फिर इनका कॉम्बिनेशन आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर बोथ। तो ये जो कंप्यूटर है आपका, ये गणना भी कर सकता है और कैलकुलेशन भी कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, एक और कंप्यूटर का नाम आपने सुना होगा, रियल टाइम कंप्यूटर्स। तो जो रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं वो बेसिकली मेडिकल में इस्तेमाल होते हैं। जैसे ईसीजी चेक करना है, या किसी व्यक्ति को वेंटिलेटर पे जो लेटा हुआ है, तो उनको सबको चेक करने के लिए रियल टाइम, जो बिल्कुल रियल टाइम पे चलते हैं, जैसे आपका एविएशन, हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज होते हैं, और मेडिकल जो सर्विसेज होती हैं, उन सब में रियल टाइम सिस्टम्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अब दोस्तों, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में अंतर क्या है? तो स्पीड, ऑब्वियसली एनालॉग की स्पीड तो बिट स्लो, थोड़ी सी कम होगी, और डिजिटल तो फास्ट होंगे। एक्यूरेसी, इनकी एक्यूरेसी डिपेंड करेगी, ऐसा नहीं कि हर बार गलत होंगे, लेकिन इनके रिजल्ट में डिफरेंस आ सकता है। और इनकी जो एक्यूरेसी है डिजिटल की, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली सस्ते होंगे एनालॉग, और ये थोड़े से एक्सपेंसिव, महंगे होंगे। और अगर वर्किंग की बात करें, ये फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, ये डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं, ये मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं, और ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं। यही सवाल दोस्तों आपके मेंस में पूछता है, लोअर और अपर में, तो वहाँ पर भी यही चीज़ आपने लिखनी होती है। इसके बाद दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों? जैसे सपोज़ करो, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, और उस कंपनी का बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, और बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। तो उन सबको कंट्रोल कौन करेगा? तो ऑब्वियसली करेगा तो कोई कंप्यूटर ही ना, और बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर या बहुत बड़ा कंप्यूटर। तो एक ऐसा कंप्यूटर जो किसी भी वेबसाइट के सारे डेटा को कंट्रोल करता है, जिसको हम जनरली सर्वर भी बोलते हैं, उसी को कहा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो अगर कोई भी वेबसाइट है, आप जो आयोग की वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट को हैंडल कर रहा है कहीं ना कहीं कोई मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा हुआ है। या तो आयोग ने खुद अपना बना रखा है, और या किसी कंपनी से इन्होंने सर्विसेज ले रखी हैं। तो ऐसे कंप्यूटर को कहा जाता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों, ये जो हमारा नेटवर्क है कंप्यूटर में, इंटरनेट होता है, तो कंप्यूटर में जो ये आपके कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं नेटवर्क में, इनको कंप्यूटर की लैंग्वेज में, नेटवर्किंग में नोड्स कहा जाता है। ठीक है, नोड का मतलब कि नेटवर्क पे कितने नोड्स, कितने कंप्यूटर कनेक्ट हैं या करंटली रनिंग हैं। दोस्तों, ये एक छोटा सा चार्ट आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर जो है आपके एनालॉग हैं, डिजिटल हैं, हाइब्रिड हैं। फिर डिजिटल में सुपर कंप्यूटर आएंगे, मेन फ्रेम आएंगे, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर, ये सारे के सारे डिजिटल के पार्ट हैं। अब दोस्तों, कम्युनिकेशन, मतलब जो हमारे कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर में, या संचार सिस्टम होता है, वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों, पहले जो है इंटरनेट टेलीफोन लाइन के थ्रू आया करता था, क्योंकि यही लाइनें कनेक्ट घर घर में हुआ करती थी। वैसे तो वाईफाई तो था नहीं। और जो हमारे टेलीफोन्स हैं, ये काम करते हैं एनालॉग सिग्नल पे, जो लैंडलाइंस होते हैं। और भैया कंप्यूटर काम करता है डिजिटल सिग्नल पे। तो फिर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा कैसे? तो इनके बीच में एक डिवाइस हमें चाहिएगा,
जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करे और डिजिटल को वापस एनालॉग में कन्वर्ट करे, और ये काम करता है मॉडेम। मॉडेम को भी ध्यान से समझना है दोस्तों, MO और DEM। MO का मतलब मॉड्यूलेशन और DEM का डीमॉड्यूलेशन। जो मॉड्यूलेशन है ये एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, और जो डीमॉड्यूलेशन है ये डिजिटल को एनालॉग में करता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मॉडेम। आई थिंक समझ में आपको आ रहा होगा। माइक्रो कंप्यूटर, जो बहुत छोटे कंप्यूटर होते हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे आपके डेस्कटॉप हैं, लैपटॉप हैं, टैबलेट हैं, नोटबुक हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो यही था दोस्तों चैप्टर 3। अब चैप्टर 4, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से पहले एक कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का जो डायग्राम होता है उसको समझ लेते हैं। दोस्तों कंप्यूटर में इनपुट मतलब जो हम इनपुट सिस्टम को देते हैं, फिर उसके ऊपर जो प्रोसेस हमारा कंप्यूटर करता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और फिर प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट देता है उसको बोलते हैं आउटपुट। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके इन सबको समझेंगे। ये जो हमारा CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं क्योंकि यही मैक्सिमम सारे काम करता है। और इसके 3 पार्ट होते हैं, MU मेमोरी यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जो भी इनपुट जाएगी उस इनपुट के ऊपर प्रोसेस करेगा CPU, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपका आउटपुट। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस का मतलब कि जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं, वो सारे के सारे डिवाइसेस होते हैं इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं और हमारे क्या क्या काम आते हैं, जरा इनको फिर आगे जाके देखेंगे। लेकिन पहले जो कंप्यूटर की यूनिट्स हैं, जैसे आपकी ALU, CU, MU, जरा इनको एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों MU मतलब मेमोरी यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, और ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस डिवीजन जोड़ घटा ये सब। और लॉजिक का मतलब ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, लॉजिकल। तो यही चीज़ मैंने नीचे लिखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कॉम्बिनेशन है किस किस का, अर्थमेटिक का और लॉजिक का। अर्थमेटिक ऑपरेशन ये हो गए और लॉजिक हो गए आपके ये। अब दोस्तों कंप्यूटर में एक जो साइन होता है जिसको हम बोलते हैं इक्वल टू, कंप्यूटर में इसको कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट इसलिए कि अगर मैंने लिख दिया A = 5, इसका मतलब मैंने A को एक वैल्यू असाइन करी है जो है 5, और यहाँ पर क्या होता है आपका राइट टू लेफ्ट वैल्यू ट्रांसफ़र होती है। तो जो आपने ये 5 लिखा, ये 5 कहाँ पे आ गई आपकी, A पे। तो इसका मतलब A = B का मतलब कंप्यूटर में ये नहीं है कि दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये वैल्यू है B की, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, आपका A पे। फॉर एग्जांपल अगर A पे है 5 और B पर है 7, और मैं लिखता हूँ A = B, तो जो भी B की वैल्यू थी वो कहाँ पर आ गई आपकी, A पे। तो A पे अब दोस्तों आ गया इसका मतलब 7। अब A पे भी 7 और B पे भी 7, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों असाइनमेंट ऑपरेटर आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जितने भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस हैं उन सारे के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है कंट्रोल यूनिट। अब दोस्तों ये कंट्रोल कैसे करती है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है, ठीक। और जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, उन सबको भी यही कंट्रोल करती है। तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट में 3 प्रकार की बसेस इस्तेमाल होती हैं। एक तो होती है डेटा बस। डेटा बस मतलब जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करती है, लेके जाती है। फॉर एग्जांपल आपका हार्ड डिस्क से रैम के बीच में और रैम से प्रोसेसर के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो करेगी आपकी डेटा बस। फिर होगी आपकी एड्रेस बस। अब सपोज़ करो ये आपकी हार्ड डिस्क है, और इस हार्ड डिस्क में यहाँ पर कोई गाना सेव है, और प्रोसेसर ने उसकी रिक्वेस्ट करी, तो यहाँ से इसका एड्रेस जाएगा जहाँ पर भी सेव है, और उस एड्रेस से वो डेटा पिक करके वापस आ जाएगा यहाँ पे। तो जो बसेस एड्रेस लेके जाती हैं उनको बोलते हैं एड्रेस बस। और जो कंट्रोल सिग्नल, जैसे आपको कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना है, रिस्टार्ट करना है, बूट करना है, विंडो अपडेट करनी है, इनको कैरी करती हैं आपकी कंट्रोल बसेस। तो 3 प्रकार की बसेस होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पेपर में पूछता है, कम्युनिकेशन मोड्स। कम्युनिकेशन मोड्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है सिंपलेक्स। दोस्तों ये होता है आपका वन डायरेक्शन ओनली, मतलब ए से बी। अगर मैंने ये वाला चार्ट लगाया तो इसका मतलब डेटा केवल ए से बी की तरफ जाएगा, और अगर मैं ऐसे कर दूं ये, तो ये ए ये बी, अब केवल बी से ए की तरफ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपलेक्स, कि एक ही तरफ डेटा जो है मूवमेंट हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या है, इधर से इधर भी जा सकता है और इधर से इधर भी जा सकता है, लेकिन एक बार में कोई एक काम होगा, या तो ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। अब ये भी बड़ी कॉमन सी बात है
कि अगर डेटा एक ही बार में इधर से इधर भी जा रहा है, इधर से इधर भी जा रहा है, दोनों चीज़ें पैरेलल हो रही हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे दोस्तों, आपका फुल डुप्लेक्स। अब पेपर में यहाँ से सवाल कैसे पूछेगा, तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो जो हमारा टेलीविज़न है, जो टीवी है, आप बताइए टीवी किसका एग्जाम्पल है, सिंप्लेक्स का। वन वे कम्युनिकेशन ही तो है। क्या हम कुछ कमांड दे सकते हैं इधर से जो टीवी पे बोल रहा है उसको, नहीं। इसके बाद हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स क्या है आपका, वॉकी टॉकी। ठीक, तो वॉकी टॉकी पे आप देखते हो एक आदमी बोलता है, ओवर एंड आउट बोलता है, फिर उधर से दूसरा बोलता है, तो वॉकी टॉकी जो है आपका ये इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही वायरलेस भी इसी का एग्जाम्पल है। और जो फुल डुप्लेक्स है, इंटरनेट और हमारा जो टेलीफोन है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो एक ही बार में दोनों तरफ से साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन हो सकता है। अब दोस्तों जो बसेज आपको बताई मैंने अभी, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, या ये जो कम्युनिकेशन मोड्स बताए, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। यूनी का मतलब एक ही डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में, और बाई डायरेक्शनल का मतलब दोनों डायरेक्शन में। तो जो सिंपलेक्स है वो कहाँ पर आएगा आपका, यूनी डायरेक्शनल। और जो आपका हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स है वो कहाँ पर आएंगे, आपके बाई डायरेक्शनल। तो बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ, और यूनी मतलब केवल एक बार में एक ही तरफ जाएगा। तो इनकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। अब आते हैं दोस्तों इनपुट डिवाइस, कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से और क्या क्या काम ये करते हैं। तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस है दोस्तों कीबोर्ड। कीबोर्ड की खोज क्रिस्टोफर लथम शोले ने करी थी। ठीक है, जो जनरली हमारे सामान्य कीबोर्ड होते हैं उसमें 101, 101 या 104 इतनी कीज होती हैं, लेकिन जो लैपटॉप होता है दोस्तों उसमें 86 कीज होती हैं। आ सकता है सवाल आपके पेपर में। जो ऊपर आप कीबोर्ड पे देखते हो कीज बनी होती हैं F1, F2, F3, इनको बोलते हैं फंक्शनल कीज, और ये होती है F1 से लेके F12 तक। अब ये क्या क्या काम करती हैं फंक्शनल कीज, तो जैसे F1 से हेल्प है, F2 से रीनेम या रीलोड है, F3 से कोई डेटा सर्च करना है, ठीक है, F4 से क्या है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर को आप ओपन कर सकते हो, रिफ्रेश F5 से कर सकते हो, ठीक है, मेन्यू बार खोलना है तो F6, F7, फिर इसी तरीके से आपका F8 और F9। तो आप पढ़ लेना, तो रटने वाली चीज़ें हैं, कुछ ऐसा इसमें समझाने वाला है नहीं। अब दोस्तों कुछ कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट कमांड, वैसे तो सबको ये कमांड पता रहती है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, कोई भी स्क्रीन पर डेटा है आपने सारा सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A दबा दो, सेलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+डिलीट, किसी भी डेटा को डिलीट करना है तो Ctrl+डिलीट, लेकिन पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा किसको डिलीट करना है। और अगर आपने डेटा परमानेंट डिलीट करना है कि वो रिसाइकल बिन में ना जाए, सीधा उड़ जाए, तो Shift+डिलीट। इसके बाद दोस्तों Ctrl+Z अंडू, अगर कोई चीज़ आपने डिलीट कर दी वापस लाना चाह रहे हो तो Ctrl+Z दबा दो। और अगर अंडू में जो आपने किया है उसी चीज़ को फिर वापस लाना चाह रहे हो उसको बोलते हैं रीडू, तो रीडू के लिए Ctrl+Y। Ctrl+C कॉपी, और Ctrl+V बराबर पेस्ट। तो पेस्ट का मतलब Ctrl+P मत कर देना, ठीक है, पेस्ट में होता है आपका Ctrl+V। दोस्तों 0 से लेकर 9 तक जो की होती हैं कीबोर्ड पे, इनको बोलते हैं न्यूमेरिक कीज। ठीक है, फिर मॉडिफायर कीज कौन कौन सी होती हैं, तो आप देख सकते हो हमारी मॉडिफायर कीज जो हैं, शिफ्ट है, ऑल्ट है, कंट्रोल है, और जो एरोज अप डाउन लेफ्ट राइट, ये सारे के सारे आपके मॉडिफायर कीज के अंतर्गत आते हैं। स्पेशल कीज कौन कौन सी होती हैं, तो जैसे प्रिंट स्क्रीन है, ठीक है, ठीक है, प्रिंट स्क्रीन है, या हमारी होम की है, ठीक है, या हमारा इंसर्ट है, या एंड है, ये सारी की सारी जो है आपके स्पेशल कीज़ के एग्जाम्पल हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद दोस्तों इनपुट डिवाइस दूसरा हमारा कौन सा आता है, दैट इज़ माउस। माउस की जो खोज है इंजेल बर्ट ने करी थी, और सबसे पहले इन्होंने लकड़ी का माउस बनाया था, पता ही हमें। पॉइंटिंग डिवाइस है ये, पॉइंटिंग मतलब जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट करता है। माउस में हमें पता है दो क्लिक होते हैं, एक तो आपका लेफ़्ट और एक राइट, ठीक है। अगर आप एक सिंगल क्लिक करोगे लेफ़्ट, तो इससे आपका होगा सेलेक्ट, और अगर डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा आपका ओपन, और अगर राइट क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी, और फिर प्रॉपर्टीज़ में जो भी चाहो आप काम कर सकते हो। एक हमारा इनपुट डिवाइस है दोस्तों स्कैनर। तो इसके अंदर आपको पता है कि कोई ना कोई चीज़ किसके काम आता है, ये स्कैन करने की। तो यहाँ पर आपके लिए इमेज भी लगाई हुई है मैंने, ठीक है, जो भी आपको समझाऊंगा। और स्कैनर के बाद दोस्तों जो हमारा अगला डिवाइस आता है, दैट इज़ MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दोस्तों जनरली बैंक में इस्तेमाल होता है, तो जो चेक्स वगैरह होते हैं ना, ये देख रहे हैं आप, उन चेक को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो यहीं पर चेक के ऊपर जो नंबर लिखा रहता है ये होता है MICR नंबर। तो इसी को स्कैन करता है आपका MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसके बाद दोस्तों आपका माइक, तो माइक भी बोलने के काम आता है आपका, ठीक है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जॉयस्टिक जो गेम वगैरह खेलने के काम आती है, देख सकते हैं आप ये, ठीक है।
लाइट पेन आपने देखा होगा कई बार जो आरटीओ वगैरह में जाते हैं तो वे सिग्नेचर कराते हैं टैबलेट पे, और जो भी आप साइन करते हो वो कहाँ पे चले जाते हैं आपका अंदर। और ये जो डिवाइस आप देख रहे हो दिस इज ट्रैक बॉल। जैसे जैसे बॉल का मूवमेंट होगा वैसे वैसे स्क्रीन पे आपका कर्सर भी मूवमेंट होगा, और ये सारे के सारे वीडियो गेम्स खेलने के काम आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं तो आप देख सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस में दोस्तों, जैसे माउस है, जॉयस्टिक है, टच पैड है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन, डिजिटल टैबलेट, ये सारे के सारे क्या आते हैं आपके पॉइंटिंग डिवाइस, जो पर्टिकुलर लोकेशन को क्या करते हैं पॉइंट करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मतलब वो चीज़ें जो हमें क्या दे रही हैं, आउटपुट दे रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आउटपुट का मतलब जो कंप्यूटर के रिजल्ट हैं जिससे वो यूज़र को प्राप्त हो रहे हैं वो आउटपुट है, और जिनके थ्रू वो चीज़ हमें पता चलती है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो सबसे पहला आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। मॉनिटर को VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक ट्यूब हुआ करती थी बहुत पहले, इसको बोलते थे CRT। CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब। और ये CRT ट्यूब जो होती थी केवल 3 कलर को समझती थी, RBG, रेड ब्लू ग्रीन। इसीलिए इस CRT ट्यूब को ही आपका RBG ट्यूब भी कहा जाता था उस समय पे। आपने कई बार देखा होगा जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की वो आपको एक ग्रे कलर की स्क्रीन से दिखाई देती है जब कंप्यूटर बंद रहता है। तो जो ग्रे कलर की स्क्रीन आपको दिखाई देती है फॉस्फोरस की कोटिंग हुआ करती थी। ठीक है, फिर नई नई टेक्नोलॉजीज आई एडवांस, फिर आ गया LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्लैरिटी और बढ़िया, और बिजली की कंजम्पशंस और थोड़ी सी बेटर हो गई। लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई LED, लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दोस्तों जो वर्तमान समय में चल रही है, और सबसे बेटर जो कंप्यूटर्स हैं जो मॉनिटर हैं वो LED ही हैं। और डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ आपके लिए, LED वर्सेस LCD। तो आप पढ़ लेना, जैसे प्राइस लो है हाई है इसकी क्वालिटी बेटर होगी, इसकी क्वालिटी लो होगी, कंजप्शन बिजली का कम होगा, इसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसका रिस्पॉन्स फास्ट होगा, इसका स्लो होगा, ये सब तो आएंगे और क्या पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा LED हो गया। अब दोस्तों अगर हमें कंप्यूटर स्क्रीन की पिक्चर क्वालिटी, कि पिक्चर क्वालिटी कैसी है, हम तो कैसे मेज़र करते हैं, तो याद रखना पिक्सल की फॉर्म में इसको हम क्या करते हैं मेज़र। और डॉट पिच मतलब मॉनिटर कलर की क्वालिटी, जो हमारा मॉनिटर होता है उसकी जो कलर क्वालिटी, कलर कैसे हैं, बेटर हैं, ख़राब हैं, अच्छे हैं, डल हैं, तो डॉट पिच टेक्नोलॉजी से उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे बिट मैपिंग, तो बिट मैपिंग में टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स बोथ आर रिप्रेजेंटेड, मतलब एक ही स्लाइड में आप टेक्स्ट और ग्राफिक्स इन दोनों को अगर यूज़ कर सकते हो रिप्रेजेंट, तो इसको कहा जाता है बिट मैपिंग। टेक्नोलॉजी है दोस्तों इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग टेक्नोलॉजी। नॉन इंटरलेसिंग डिस्प्लेस ड्रॉ ऑल द लाइंस ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो जो आपका नॉन इंटरलेसिंग है आपका ये जो लाइन है इनको रिप्लेस करती है, और जो इंटरलेसिंग डिस्प्लेस ओनली ड्रॉ एवरी अदर। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। Non-interlacing displays draw all the lines on the screen in each refresh cycle। हर रिफ्रेश साइकिल में जो लाइनें होती हैं उन सबको ये क्या करती है ड्रॉ। और जो इंटरलेसिंग डिस्प्लेस ओनली ड्रॉ अदर लाइन, जो मतलब दूसरी लाइनें होती हैं इसके अलावा, रिफ्रेश साइकिल के अलावा उन लाइन को क्या करती है आपका डिस्प्ले। लेकिन ये आपसे कभी पूछेगा नहीं, इसके चक्कर में मत पड़ना। बस इतना ध्यान रखना जो हमारा मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर की जो क्वालिटी होती है, ठीक है, उसकी जो टेक्नोलॉजी होती है कि ये अच्छा है बुरा है, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतना डिटेल कभी जाएगा नहीं, बस इतना ध्यान रखना मॉनिटर को बनाने की टेक्नोलॉजीज़ हैं ये इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग। इसके बाद दोस्तों आउटपुट डिवाइस सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंटर। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर। बैंक में जो खचर खचर करके चेक प्रिंट करता है उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स। और नॉन इम्पैक्ट में दोस्तों इंकजेट और आपका लेज़र प्रिंटर। तो जो सबसे बेटर प्रिंटर है वो कौन सा है आपका लेज़र प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स आप देख सकते हो बैंकों में यूज़ होता है। और प्रिंटर की जो सबसे पहला आविष्कार किया था वो जेरोक्स पार्क्स कंपनी ने किया था 1970 में। अब दोस्तों जो इंकजेट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर बेसिकली क्या है आपका, 4 नोजल होते हैं इसमें, नोजल का मतलब इंक के 4 नोजल, और 4 कलर इस्तेमाल करता है CMYK। तो C का मतलब सियान, देख सकते हो, M का मतलब मैजेंटा, Y का मतलब येलो, और K का मतलब आपका की या आपका ब्लैक। तो ये 4 कलर इस्तेमाल होते हैं कौन से में आपका इंकजेट प्रिंटर में, तो कोड ध्यान रखना CMYK। ये दोस्तों लिक्विड इंक इस्तेमाल करता है।
और जो पिक्चर क्वालिटी होती है इंकजेट की वो होती है 300 DPI तक। DPI का मतलब डॉट पर इंच, के 1 इंच में कितनी डॉट बन सकती हैं। तो जितनी ज़्यादा डॉट बनेगी, जितना ज़्यादा DPI होगा, पिक्चर क्वालिटी उतनी ही बेटर होगी। लेकिन जो दोस्तों लेज़र प्रिंटर है, ये होता है आपका 1200 DPI तक। सपोज़ करो मुझे ए लिखना है, और मैंने कहा कि ए लिखने के लिए आपके पास जो है केवल 5 डॉट हैं, तो 1 2 3 4 5, या मान लिया 6 हैं, तो मैंने बना दिया ए। और अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ए लिखने के लिए 20 डॉट हैं, तो यहाँ पे फिर इस तरीके से डॉट नहीं लगाऊंगा मैं, ऐसे ज़्यादा। तो जब ज़्यादा डॉट लगाऊंगा तो अब देखो क्लैरिटी किसकी दिखाई देगी आपको, इस तरीके से ए बन जाएगा साफ बिल्कुल। तो जितने ज़्यादा डॉट्स पर इंच होंगे, आपकी जो रेजोल्यूशन है, जो स्क्रीन है, प्रिंट आउट है, वो उतना ही क्या होगा, बेटर। तो जो आपके लेज़र प्रिंटर हैं, इनकी जो पिक्चर क्वालिटी है, प्रिंटिंग प्लेट क्वालिटी, वो 1200 DPI तक है वर्तमान समय में। इसके अलावा दोस्तों स्पीकर पता ही है आपको। प्लॉटर प्लॉटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों प्रिंटर जो होता है वो एक सीमित समय तक A4 साइज पेपर पे प्रिंट निकाल सकता है, लेकिन बड़े बड़े नक्शे या आपने कुछ सीनरीज के प्रिंट आउट निकालने हैं, तो वो निकलते हैं कहाँ से, आपका प्लॉटर से, जो फ्लैक्स होते हैं बड़े बड़े। तो प्लॉटर भी आपका प्रिंटिंग डिवाइस है बेसिकली। तो ये दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें और छोटा छोटा चैप्टर जो आपके लिए मैं आज लेके आया था, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। बाकी कुछ आप भी मेहनत करना अपने स्तर से, और फिर इसके बाद अगले लेक्चर लेके आऊँगा। अभी दोस्तों बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन आगे जो लेक्चर्स लेके आऊँगा, जैसे आपका मेमोरी यूनिट, या ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपका डिजिटल सिस्टम आर्किटेक्चर, तो वो इतने ज़बरदस्त लेक्चर होंगे। मेरे को तो नहीं लगता कि उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में कभी भी यहाँ से बाहर कोई सवाल आएगा। और कोई अगर डाउट, किसी प्रकार की क्वेरी हो, तो मुझे मैसेज कर देना पर्सनली। ये हमारा लेक्चर 2 था, और इसके बाद जल्दी ही मिलेंगे फिर लेक्चर 3 में इसके आगे के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।